हेलो बच्चों, जैसे कि 1 तारीख को जो एग्जाम है मिड टर्म का, ठीक है, उसके लिए हम जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैथ्स में वो आज डिस्कस करेंगे, ठीक है, और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले वगैरह। तो देखिए जो कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं वो तो पता ही होगा आपको, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट से लेके 4 तक आ रहा है, और फिर चैप्टर नंबर 6, चैप्टर 7, 8, 9 और एक स्टैटिक्स और एक स्टैटिक्स तक आ रहा है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट वगैरह इसके समझेंगे। तो सबसे पहला देखिए जो चैप्टर हमारा चैप्टर फर्स्ट में क्या बताया गया, देखिए सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताया गया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है ये क्या होता है, ये जो मेथड है इसमें हम एचसीएफ एलसीएम वगैरह फाइंड करेंगे, ठीक है, एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। तो एचसीएफ एलसीएम का क्या मेथड है फाइंड करने का, वो देखिए जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी नंबर दिया हो, जैसे 142 हो, ठीक है, या जैसे दो नंबर हमारे पास 40 है और एक 80 है, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए जैसे इनको ना अलग अलग हम सॉल्व कर लेंगे, 40 का अलग, जैसे 20 पे, फिर 2 10 पे, फिर 2 5 पे, फिर 5 1 पे, ठीक है। इसी तरह जैसे 80 है तो इसको हम 2 40, फिर 2 20, फिर 2 10, फिर 2 5, फिर 5 1, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो आएगा, ठीक है, तो इसको हमें लिखना कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में। 2 कितने टाइम्स है, यहाँ पे 3 टाइम्स है, ठीक है, और इंटू में यहाँ पे 5, फिर इसी तरह यहाँ पे 80 है, तो 80 यहाँ पे क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो देखिए इसमें कितने टाइम है, इसमें 4 टाइम है, इसमें 3 टाइम है 2। तो अब हमें एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम। देखिए इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हैं ना, देखिए 2 3 टाइम्स लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और ये 5, और इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 की पावर 4 इंटू 5, ठीक है। दोनों में से कोई सा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जब एलसीएम निकालते हैं तो हम सभी नंबर्स की हाईएस्ट पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ देखिए 3 है और यहाँ 4 है, तो यहाँ क्या होगा, 2 की हाईएस्ट पावर 4। फिर इसी तरह 5 की हाईएस्ट पावर देखेंगे तो 5 की हाईएस्ट पावर तो 85 एक ही बार है, यहाँ पे 1 टाइम है, तो यहाँ भी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 5 जा 80, तो यानी इसका एलसीएम कितना आ गया, 80 आ गया। और हम अगर वैसे भी निकालें, नॉर्मल तरीके से भी निकालें, जो हम जैसे हम निकालते हैं उससे भी क्या आएगा, 80 ही आएगा। तो 2 से करेंगे कितने पे जाएगा, 20 पे, फिर ये कितने पे गया, 40 पे, फिर 2 10 2 20, फिर 2 5, फिर 2 10, फिर 5, फिर ये 2, ठीक है। फिर कितने पे जाएगा, 2 पे, कितना है, 2 5 जा 10 10 2 जा 20 22 जा 40 42 जा 80, ठीक है। यानी एलसीएम इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, वो भी मेथड हमारे पास। इसके बाद हम निकालेंगे एचसीएफ। तो देखिए एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, एचसीएफ फाइंड करने का तरीका क्या होता है कि जो दोनों में, ठीक है, जो सबसे कम पावर है, ठीक है। अब जैसे देखिए 2 की पावर 3 यहाँ था और यहाँ 2 की पावर क्या था, 4 था, तो इसमें सबसे कम पावर वाला कौन सा है, ये है, और सेम सेम भी है दोनों में, 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो हम सबसे कम पावर यूज करेंगे। फिर देखिए 5 इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन दोनों में कम पावर कहाँ है, वो तो सेम ही है दोनों में ही, तो हम कोई सा भी यूज कर लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 5 जा 40, यानी इसका एचसीएफ कितना आ गया, 40 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे एचसीएफ और एलसीएम, कौन से, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हमें ये वाला कॉन्सेप्ट अपनाना है, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट इसका। फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद इसमें एक फॉर्मूला है, देखिए इसमें फॉर्मूला कौन सा है, तो फॉर्मूला है ये एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, ठीक है, जैसे a, b है, इनटू एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। अगर देखिए ये इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर हमें मान लीजिए एचसीएफ दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए जैसे 36 और 72 का,
तो मान लिया कोई नंबर मान लिया हमने 4 दे दिया HCF यहाँ पे, ठीक। तो अब हमें इसका क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एलसीएम। तो इसको यहाँ पे देखिए HCF की जगह पे यहाँ पे जो दिया है, अब चाहे HCF दिया रहे चाहे एलसीएम दिया रहे, कोई भी एक दिया रहेगा। तो जैसे HCF है हमारे पास 4, तो 4 को यहाँ पे रख देंगे और इंटू में यहाँ पे एलसीएम। तो एलसीएम इज इक्वल टू A इंटू बी। अब नंबर कौन सा है, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 2 नंबर यही है, 36 इंटू में 72। तो यहाँ से एलसीएम हमारा फाइंड कर लेंगे इसको, ठीक है। 4 9 जा 36, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले का एक यूज है। फिर इसके बाद देखिए यहां से रूट प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। जैसे प्रूफ दैट रूट 3 इज इरेशनल, ठीक है। तो ये इसके ना प्रूव आएंगे, ठीक है। तो प्रूव मैंने तो करा रखा, अभी तो खाली फॉर्मूले वगैरह और कॉन्सेप्ट में बात करेंगे, ठीक है। इसको अगली वीडियो में कल या परसों मैं इसको अपलोड करूंगा पूरा, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस होंगे ना जो मिड टर्म के लिए इंपॉर्टेंट है उसके सारे, तो उसमें ये प्रूव कराऊंगा, ठीक। फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद इस चैप्टर में और कोई फॉर्मूला तो है नहीं, ठीक है। अब इसके बाद बढ़ते हैं सेकंड नंबर चैप्टर पे। तो सेकंड चैप्टर पे देखिए, उस पे हमारे पास एक फॉर्मूला है कि ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने का, ठीक है। कौन सा है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो हमारी इक्वेशन रहेगी, ठीक है, ये इस फॉर्म में जो ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में, तो हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसका ना एक वेरिफिकेशन का टर्म है, ठीक है, वेरिफिकेशन करना है इसका। तो और इसका मतलब इसके 2 पार्ट आएंगे। एक तो आएगा फाइंड द जीरोज, फाइंड द जीरोज। तो जीरोज फाइंड करने के लिए हम क्या लगा देंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा देंगे, ठीक है। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से x की 2 वैल्यू आएंगी, ठीक है। तो x की जो 2 वैल्यू आएंगी, जैसे मान लेते हैं एक अल्फा और एक बीटा, ठीक है। x की 2 वैल्यू आएंगी, ठीक है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कोई से भी। तो उसमें से हम एक नंबर को क्या मान लेंगे, अल्फा, और एक नंबर को बीटा। तो अब इसका जो वेरिफिकेशन वाला स्टेप है, वेरिफिकेशन वाला स्टेप क्या है, सबसे पहला आता है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये नंबर आया रहेगा हमारे पास, तो उसको ऐड करेंगे। और ये जो होता है, देखिए ये जो नंबर आया रहेगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a कर देंगे, ठीक है। और अगर ये दोनों LHS और RHS का आंसर इक्वल आ गया, तो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। फिर सेकंड स्टेप जो है हमारा वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a, ठीक है। इसको भी प्रूफ कर देंगे। अब ये a और b, c की वैल्यू कहां से निकालेंगे हम, तो देखिए ये जो इक्वेशन होती है ना, तो x² के साथ वाली जो संख्या होती है वो हमेशा क्या होती है, a, ठीक है, यानी कोफिशिएंट ऑफ x²। इसी तरह जो b होता है वो कोफिशिएंट किसका होता है, x का होता है, कोफिशिएंट ऑफ x। फिर इसी तरह c जो होता है कोफिशिएंट किसका होता है, ये कांस्टेंट टर्म होता है, क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। तो ये फॉर्मूला, ये इससे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आ सकता है कि फाइंड द जीरोज और वेरीफाई द रिलेशन, ठीक है, बिटवीन जीरोज। इसके बाद इस टॉपिक पे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा² + बीटा², इसकी वैल्यू फाइंड करें, या 1/α + 1/β ये सॉल्व करने के लिए आ जाए, ठीक है। या क्यूब वाला कॉन्सेप्ट तो वैसे है नहीं, बट फॉर्मूला लगा के हम वो भी निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इनको भी करने के क्या तरीके होंगे, हमें 2 ही वैल्यू चाहिए। जैसे मान लीजिए ये कैलकुलेट करने के लिए आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2α इंटू बीटा, ये फॉर्मूला यूज करके। क्योंकि अब देखिए अल्फा और बीटा तो हम निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से, ये रहा हमारे पास ये वाला फॉर्मूला, और अल्फा प्लस बीटा निकालने का जो फॉर्मूला वो ये रहा। तो इक्वेशन देकर हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो अगर ये वाला आया तो हम सबसे पहले इसमें एलसीएम ले लेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, एलसीएम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। तो इस कॉन्सेप्ट में देखिए अल्फा प्लस बीटा फिर से हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, और अल्फा इंटू बीटा इससे फाइंड करके यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसके ना इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ये तो अभी कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करा दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, नहीं इस चैप्टर में तो यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब ये वेरिफिकेशन वगैरह का। इसके बाद हमारे पास आता है थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर में हमारे पास
कौन से कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो ये टेबल ये वाली, ठीक है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये इक्वल नहीं है, ठीक है, ये फर्स्ट वाला हमारा है। फिर दूसरा आता है जिसमें तीनों के रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2। और थर्ड आता है जो हमारा ये होता है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये तीन कॉन्सेप्ट क्या हमारे, तो इनमें से इन दोनों में देखिए कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट बताने के लिए आता है, ठीक है। तो ये दोनों जो पार्ट है ये क्या है, कंसिस्टेंट है, और जो ये वाला पार्ट है ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है। क्या है, इनकंसिस्टेंट। और इसमें क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। पैरेलल लाइंस होती है, ठीक है, इसीलिए पैरेलल लाइंस, ठीक, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं आता। फिर ये वाला जो है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। और ये जो होता है ये वाला, ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है, ये होता है यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और ये जो होता है इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन का, ठीक है, जो जब दो लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। और इसमें क्या होता है, कोइंसिडेंट होता है। क्या होता है, कोइंसिडेंट, ठीक है, लाइंस। तो ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। फिर इसके बाद इस चैप्टर में दो कॉन्सेप्ट है, और तो वो दो कॉन्सेप्ट है इक्वेशन सॉल्व करने का, क्योंकि इस चैप्टर का क्या नाम है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दो मेथड है। सबसे पहला हमारे पास जो मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। और सेकंड मेथड जो हमारे पास वो है एलिमिनेशन मेथड। कौन सा है, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। अभी देखिए जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, और एक इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू हमारे पास या 2x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास 10 है ऐसे। तो हमारे पास ये दो पेयर है, ठीक है, इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का, इसको हमें सॉल्व करना है। तो दो मेथड हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन। एग्जाम में अगर जिस मेथड से बोलेगा पर्टिकुलरली कि सब्स्टिट्यूशन से करो या एलिमिनेशन से करो, तब तो उसी मेथड से करना है, ठीक है। और अगर नहीं बोला तो फिर तो जो इजी वही कर देना है, ठीक है, जो भी सिंपल इसमें लगे। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, हम एक वैल्यू निकालते हैं दूसरी इक्वेशन से और इसमें पुट कर देते हैं। जैसे हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड। तो देखिए इस इक्वेशन से मैं x की वैल्यू निकालता हूं तो क्या आ जाएगा, 5 माइनस वाई, ये आया। इस वैल्यू को यहां पुट कर दूंगा मैं, तो 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 10। 2 5 जो 10, ये हो जाएगा 2y, ये माइनस का y। तो देखिए 2y माइनस वाई कितना हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 10। तो देखिए इक्वल में तो ये सेम है, तो मतलब वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 0, ठीक है, y 0 आ गया। अब इसी तरह हम x फाइंड कर लेंगे यहाँ से। तो देखिए चेक कर लेंगे एक बार, 2 5 10 होता है, और फिर ये 2y हो गया, और ये माइनस का y था, माइनस 3y हुआ। इक्वल में क्या था यहाँ पे 10, तो 10 से 10 कट गया, ठीक है, 0 है। इसके बाद अब यहाँ पुट करें अगर हम 0 दूसरी इक्वेशन में, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5। तो ये तो मेथड हो गया हमारा कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक। इसी तरह अगर हम एलिमिनेशन लगाएंगे इसी सेम क्वेश्चन में, तो एलिमिनेशन लगाने पे भी यही सेम आंसर आना चाहिए, y 0 आना चाहिए और x 5 आना चाहिए। तो देखिए जैसे अब देखो एलिमिनेशन में क्या करते हैं हम, दोनों में से किसी को ना सेम बनाना पड़ता है। जैसे देखिए यहाँ तो ऑलरेडी क्या है, देखिए y और ये y क्या है, सेम है। तो और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो हमें पता ही है ऐसे ही ऐड करने पे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या लगा देंगे हम, ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए x प्लस वाई प्लस 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 प्लस 15 हो गया ये। तो x देखिए y और y क्या हो गया, कैंसिल, तो x और 2x कितना हो गया, 3x 15। तो यहां से कितनी वैल्यू आ गई, 5, x इज इक्वल टू 5। अब x इज इक्वल टू 5 पुट कर देंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, तो मतलब सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो ये तो एलिमिनेशन मेथड हो गया थर्ड चैप्टर में ये तीन कॉन्सेप्ट थे, ठीक है, एक तो टेबल वाला हो और एक ये दोनों मेथड, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, ठीक।
इसके बाद हम आते हैं अपने फोर्थ चैप्टर पे, ठीक है। फोर्थ चैप्टर जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन देखिए रूट फाइंड करने के लिए आएगा जब, तो किस मेथड से हमें फाइंड करना है। देखिए एक हमारे पास फॉर्मूला है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का, माइनस बी प्लस माइनस यहां पे क्या होगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a, ठीक। ये a b c यही कोफिशिएंट है जो अभी पीछे बता रहा था मैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो है पार्ट यहाँ पे ये डिस्क्रिमिनेंट, इसका फॉर्मूला ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये ना इसके तीन मतलब नेचर आएगा फाइंड करने के, कि अगर पूछ दे क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके कि इसका नेचर बताओ क्या है, तो नेचर के लिए क्या करेंगे, देखिए तीन फॉर्मूले। अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो हम इसमें बोलेंगे 2 इक्वल रूट्स। क्या बोलेंगे इसमें, 2 इक्वल रूट्स, मतलब जो x की वैल्यू आएगी ना सॉल्यूशन करके तो वो बिल्कुल दोनों सेम वैल्यू आएगी, ठीक है, सेम। अगर d की वैल्यू क्या आती है ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे क्या आएंगे 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब कि दो आंसर आएंगे x के और दोनों क्या होंगे, बिल्कुल डिफरेंट होंगे, अलग अलग। और एक आएगा d लेस देन 0, यानी इस केस में नो रियल रूट एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे नो रियल रूट एग्जिस्ट। अब ये तीन नेचर है इसके। देखिए इसमें क्यों, क्योंकि अगर d की वैल्यू लेस देन क्या आ जाए 0 आ जाए, तो d की वैल्यू लेस देन 0 का मतलब क्या होगा कि अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो नेगेटिव वैल्यू तो होती नहीं अंडर रूट में, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे नो रियल रूट एग्जिस्ट होगा, ठीक है। तो ये तीन नेचर है इसके। फिर ये तो एक फॉर्मूला हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करने का। अब इस चैप्टर में यही है फॉर्मूला, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बाकी तो हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वो हम चेक कर लेंगे इससे, ठीक है। तो क्या है इसका रूट, तो ये सब। तो ये फोर्थ चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं अपने 7th चैप्टर पे जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, ठीक। देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फाइंड डिस्टेंस, ठीक है। एक तो डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो डिस्टेंस फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है, अगर देखिए दो जैसे हमारे पास एक ये कोऑर्डिनेट गिवन है ए और ये बी, तो अगर हमें ये x1 y1 कोऑर्डिनेट और ये x2 y2 कोऑर्डिनेट, तो अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है इसका, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है 1, फिर यहां से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर हम ये फॉर्मूला भी लगाएं तो भी आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, चाहे x2 माइनस x1 करें चाहे x1 माइनस x2 करें, तो भी फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ से सेम ही आएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, तो माइनस आएगा तो भी क्या हो जाएगा प्लस ही आएगा आंसर, और अगर प्लस होगा तो भी प्लस ही रहेगा, ठीक। एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला है। फिर डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद हमारे पास इसमें सेक्शन फॉर्मूला है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला। अब देखिए सेक्शन फॉर्मूला जो है सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है कि हमें दो पॉइंट गिवन रहते हैं, ठीक है। जैसे ये ए और बी पॉइंट है और इसका एक पॉइंट तो सेंटर पॉइंट रहेगा मान लीजिए, या किसी भी एक पॉइंट पर रहेगा, जरूरी नहीं है सेंटर पॉइंट, किसी कहीं पे भी यहाँ पे कहीं यूटिलाइज कर सकता है। तो अगर ये पॉइंट किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है इन दोनों पॉइंट को ए और बी को, मान लीजिए m1 रेशियो m2 में, तो हमें अगर इसका कोऑर्डिनेट क्या करना है, फाइंड करना है इस पॉइंट का x और y, तो कैसे करेंगे, देखिए ये वैल्यू तो हमें गिवन ही रहेगी x1 y1 और ये x2 y2। तो देखो फॉर्मूला क्या है x फाइंड करने का, ये वाला फॉर्मूला ये है m1 मल्टीप्लाई x2 प्लस m2 मल्टीप्लाई x1 डिवाइड बाई m1 प्लस
m2। और इसी तरह अगर हमें y फाइंड करना है तो m1 y2 प्लस m2 y1 और डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक, ये फॉर्मूला हो गया। फिर एक आता है कि हमें ना रेशियो, इसमें तो गिवन रहेगा रेशियो, ठीक है, हमें पॉइंट फाइंड करना रहेगा, और एक में हमें पॉइंट दिया रहेगा, हमें रेशियो फाइंड करना होगा। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये पॉइंट अगर हमें गिवन है, ठीक है, ये x और y पॉइंट ये क्या हमें गिवन। अब बोले फाइंड रेशियो, ठीक है, तो फाइंड रेशियो करने के लिए हमें क्या करना होगा, लेट करना होगा, लेट रेशियो इज इक्वल टू के रेशियो 1। हमने क्या लेट कर लिया यहाँ पे, के रेशियो 1 लेट कर लिया। अब यहाँ पे लिख देंगे के रेशियो 1, ये m1 हो जाएगा हमारा, ये m2 हो जाएगा। फिर करना क्या है, अगर देखिए अगर ये पॉइंट गिवन है, जैसे एग्जांपल लेट कर देते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट अपना 4,6 ऐसे गिवन है एग्जांपल, तो हम यहाँ पे x की जगह क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। ठीक है, बाकी हम अपना फॉर्मूला जो भी होगा m1 x2 यानी kx2 प्लस ये m1 m2 1 है और इनटू में x1 ये और अपॉन में k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके k की वैल्यू क्या कर लेंगे फाइंड। और जब k की वैल्यू आ जाएगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे k की वैल्यू आ गई 2/3 सपोज, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे रेशियो में रखेंगे जब 2/3 रेशियो 1, तो अब क्या करना होगा, जो नीचे संख्या रहती है उसी समय क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है दोनों को। तो देखिए इसको क्या कर देंगे 2/3 इंटू 3, फिर यहाँ पे 1 इंटू 3, ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 रेशियो क्या आ गया हमारा 3 आंसर आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये रेशियो फाइंड करने का अगर क्वेश्चन आया तो। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक्स एक्सिस पे बोल देता है, तो एक्स एक्सिस के लिए यहाँ पे बीच में कोऑर्डिनेट क्या रखना है, x, 0 रख लेना है। ठीक है, और अगर y एक्सिस बोल देता है कि जो लाइन है y एक्सिस पे है, तो यानी कि y एक्सिस के लिए हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 0, y। ठीक है, ये लिख लेंगे। फिर तो ये दो कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला है। ठीक है, क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, देखिए x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और एक होता है y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला निकालने का है। ठीक है, हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया, सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है वो हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद आता है कि अगर हमें देखिए स्क्वायर प्रूफ करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें 4 कोऑर्डिनेट दिया रहे, ठीक है, ए कोऑर्डिनेट, बी कोऑर्डिनेट, सी, डी, तो अगर हमें इसको क्या प्रूफ करना है, स्क्वायर प्रूफ करना है। तो स्क्वायर प्रूफ करने का क्या रूल होता है कि देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और यहां से क्या फाइंड कर लेंगे ए बी, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे बी सी, फिर सी डी, फिर ए डी। ठीक है, चारों साइड फाइंड कर लेंगे। और देखिए स्क्वायर का जो डायगोनल होता है ये क्या होता है, इक्वल होता है, तो मतलब हमें ए सी और बी डी भी क्या करना होगा फाइंड। तो देखिए स्क्वायर की ये चारों साइड क्या होंगी बराबर, यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, और इसके जो डायगोनल्स होंगे वो भी क्या होंगे इक्वल। तो अगर ये कंडीशन आ गई तो हम बोल देंगे कि क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, फिर एक आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या करना है, सिंपल है कि इसके ना जैसे 3 कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे तो उसमें ये ए बी कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेना, ए सी और ये बी सी, देख लेंगे इसमें दो साइड क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो दो साइड जैसे मान लेते हैं कि ए बी और ए सी इक्वल आ गया, तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि ए बी और ए सी इक्वल है, तो ये क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, फिर इसके बाद ये मेन इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है, स्क्वायर और ट्राइंगल का। फिर इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले जो वैल्यूज होती है, ठीक है, उसको और क्या क्या आइडेंटिटीज है, ठीक है, वो हम देखेंगे पहले ट्रिग्नोमेट्री के। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री में जो वैल्यूज होती है, देखिए सबसे पहले फॉर्मूला हम देख लेते हैं कि रेशियो जो होती है 6 रेशियो वो क्या होती है। देखिए सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे साइन, ठीक है, कॉस, फिर आता है टेन, फिर कोसेक, और फिर सेक, और फिर कोट। ठीक है, ये 6 रेशियो है हमारे पास। और इनका जो रेशियो होता है क्या होता है, देखिए ये फॉर्मूला पता हो, ठीक है, पी बी पी एच एच बी। ठीक है, ये क्या है, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हरर बोले, ठीक है, सोना चांदी तोले। ठीक है, इसका ये कॉन्सेप्ट है, सोना चांदी
तोले, ठीक है। अब ये क्या है, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर, एच क्या है हाइपोटेन्यूज। क्योंकि देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में ये पढ़ रखा है ना हमने कि ये वाली जो साइड होती है ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस। तो जो साइन होता है ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और जो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है वो होता है cos थीटा, और जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है वो होता है tan थीटा। तो ये है इसमें रेशियोस, ठीक है, निकालने के। और साइन जो होता है किसका अपोजिट होता है, तो साइन अपोजिट होता है कोसेक का, ठीक है। फिर इसी तरह कोस अपोजिट होता है किसका, सेक का, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और जो कॉट है यानी जो tan है उसका अपोजिट कॉट, तो 1 अपॉन कॉट थीटा। यानी जैसे साइन अगर p बाई एच है तो कोसेक क्या होगा, इसका उल्टा h बाई पी होगा। अगर कोस b बाई एच है तो सेक क्या होगा, h बाई बी होगा। इसी तरह tan p बाई बी है तो ये क्या होगा, b बाई पी होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया। फिर इसके बाद इसके अलावा इसमें और आइडेंटिटीज है। जैसे पहला आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। फिर 1 प्लस यहाँ पे होता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और एक होता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीन आइडेंटिटी अलग से। फिर इसके बाद देखिए टेन थीटा जो होता है उसको हम ऐसे भी लिखते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। इसी तरह अगर कोट हो तो टेन जो होता है, कोट जो होता है टेन का उल्टा होता है, तो साइन अपॉन कोस ये है तो ये क्या हो जाएगा, कोस अपॉन साइन हो जाएगा। और बाकी तो दो यहाँ लिखी रखे, साइन 1 अपॉन कोस होता है, कोस 1 अपॉन सेक, टेन 1 अपॉन कोट होता है, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूलेज है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के। और इसमें जो फॉर्मूले यूज होंगे, ठीक है, वो होंगे जैसे इनकी वैल्यूज होती है कि साइन 30 साइन 45 ये वैल्यूज कैसे आती है, ठीक है, क्या है इनकी वैल्यू, तो वो आपको याद करना जरूरी है, ठीक है, याद करना चाहिए इसको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर। देखिए मैं बताता हूँ ट्रिक एक, ठीक है, याद करने की इसका वैल्यूज को। देखिए जैसे मान लीजिए ये थीटा, ये इधर साइन, ये कॉस और ये टेन। तो पहले ये तीन निकाल लेते हैं, बाकी फिर ये देखते हैं कैसे आते हैं। नहीं ये 30 से स्टार्ट करते हैं, सॉरी 30 नहीं 0 से, फिर 30, फिर 45, फिर 45 के बाद 60, फिर 90। देखिए साइन 0 की वैल्यू होती है 0, 30 पे होता है 1/2, 45 1/√2, साइन 60 होता है √3/2 और ये होता है 1। यहां से वैल्यू को रिपीट कर देना उल्टा, ठीक है। ये cos 0 1, फिर साइन ये हो जाएगा √3/2 और फिर ये हो जाएगा 1/√2 और ये आ जाएगा यहाँ और ये 0 आ जाएगा यहाँ। tan की जो वैल्यू होती है, देखिए अब tan की जो वैल्यू होती है 30 वो होती है 1/√3, ये 45 1 होता है और 60 होता है √3। और tan 90 tan 0 का कैसे, देखिए अभी हमने tan थीटा बराबर क्या पढ़ा था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए साइन थीटा तो हमें 0 पे देखना है ना, 0 पे चेक करना है, तो साइन 0 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू 0 है। फिर कॉस 0 की वैल्यू क्या है 1, 0/1 क्या होता है 0, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आया 0। अब 90 क्या होता है, तो देखिए अब हमें tan 90 निकालना है, तो हम इसको 90 पे चेक करेंगे। देखिए साइन अपॉन कॉस, तो देखिए साइन 90 क्या होता है, साइन 90 है 1, तो यहाँ 1 पुट कर देंगे। कॉस 90 क्या है 0, 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइन होता है, मतलब ये क्या हो गया नॉट डिफाइन हो गया, ठीक। अब इसके बाद देखिए साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कोसेक देखिए अब ये 0 है, देखिए कोसेक जो होता है वो क्या होता है 1 अपॉन साइन होता है, ठीक है। तो 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन देखिए 0 पे चेक कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो 0 साइन 0 क्या है 0, 1 अपॉन 0 क्या हो गया इंफिनिटी, ये भी नॉट डिफाइन हो गया। फिर इसका अपोजिट 1/2 का 2, 1/√2 का √2, 3/2 का 2/√3। अब इसी तरह यहाँ पे देखिए 1 का अपोजिट क्या होता है, 1 का अपोजिट 1 ही होगा। फिर इसके बाद आता है कॉस, ठीक है, तो कॉस कैसे निकालेंगे, कॉस किसका अपोजिट, सॉरी कॉस का सेक। देखिए सेक जो होता है ये अभी बताया यहाँ पे, सेक क्या होता है 1/cos। अब देखिए 0 पे फाइंड कर रहे हैं ना,
तो 0 पे वैल्यू क्या है 1, तो 1/1 यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर इसका अपोजिट कर देंगे, ये √3/2 है तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। फिर ये 1/√2 है तो ये क्या हो जाएगा √2। फिर 1/2 का 2 और ये 0 का, और फिर यहाँ पे चेक कर लेंगे कि जो 0 है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं, यानी कि 90 पे अगर वैल्यू निकाले हम, ठीक है, तो 90 पे रखें तो cos 90 0 होता है, तो 1/0 ये फिर से क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। इसी तरह हम निकालेंगे cot, तो cot क्या होता है, cot होता है हमारा 1/10, ठीक है। 1/10 जो होता है, ये 10 जो है देखिए किस में निकालना है 0 पे, तो 10 0 पे 0 होता है, तो वहां भी देखिए 1/0 हो जाएगा, तो 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा ये। फिर बाकी उल्टा वैल्यू हो जाएगा जी, ये 1/√3 का √3, ये 1 का तो उल्टा 1 ही होगा, √3 का 1/√3 हो जाएगा। 1 यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 90 पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे 1090, तो 1/∞ हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर आ गया इसका पूरी टेबल, ठीक है। तो ये टेबल याद रखनी जरूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर के, ठीक है। धन्यवाद।